Assalamualaikum everyone and welcome to Easy Medical by डॉक्टर लार्वे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रोमेटाइड आर्थराइटिस। So let us first understand the basic definition of rheumatoid arthritis। ये एक नॉन सुपरेटिव का मतलब है इस तरह की कंडीशन जिसमें पस फॉर्मेशन ना हो। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी ये एक ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है विदाउट पस फॉर्मेशन। ये सिस्टेमिक है यानी इसमें जॉइंट्स के अलावा बॉडी के दूसरे सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इट इज़ सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। पॉलीआर्थराइटिस मीन्स टू से ये मल्टीपल जॉइंट्स को बॉडी में इफ़ेक्ट करती है। एंड सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर ये राइट साइड ऑफ द बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही है उसके जॉइंट्स को, तो ये लेफ़्ट साइड ऑफ द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी को भी इफ़ेक्ट करेगी। इसके अलावा ये कंडीशन बॉडी के पेरिफेरल जॉइंट्स में ज़्यादा कॉमन है एंड इसमें एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी अदर देन जॉइंट मसल्स, बोन, टेंडन वाले स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि रोमेटाइड आर्थराइटिस वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती है, बॉडी के पेरिफेरल जॉइंट्स को, लेकिन इसमें अदर देन जॉइंट्स जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, जो दूसरे बॉडी के सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इटियोलॉजी की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में 1.5 मिलियन पीपल जो हैं इस कंडीशन से इफ़ेक्टेड हैं और ये कंडीशन जो है वो वुमेंस के अंदर ज़्यादा कॉमन है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। इसके अलावा अगर एज की बात करें तो 16 ईयर्स ऑफ एज से भी ये स्टार्ट हो सकती है, बट जनरली जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप है वो 20 to 55 ईयर्स ऑफ एज है। इसके अलावा वो लोग जिनके अंदर HLA-DR4 प्रोटीन मौजूद होती है उनमें 7 टाइम्स रोमेटाइड आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द एवरेज पॉपुलेशन। अब HLA-DR4 बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बॉडी के डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, यानी अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये उसको रिकॉग्नाइज करती है, रिस्पॉन्स देती है और उसके अगेंस्ट फाइट करती है। और ये प्रोटीन जो है वो कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। जिनमें ये प्रेजेंट होती है उनमें 7 टाइम्स रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है रोमेटाइड आर्थराइटिस होने का, क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी के अपने सेल्स ही बॉडी के हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। रोमेटाइड आर्थराइटिस की बेसिक कॉज जो है वो अननोन है और ये एक ऑटो इम्यून सिस्टम है, वही बात कि जिसमें बॉडी के जो सेल्स हैं वो अपने ही हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। Now let us talk about the diagnostic criteria for rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis होने के लिए पेशेंट में इन फॉलोइंग 6 फीचर्स में से कम 4 फीचर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मॉर्निंग स्टिफनेस फॉर मोर देन 1 आवर फॉर 6 वीक, यानी जब पेशेंट सो के उठता है तो उसको उसके जिस्म में अकड़ाव महसूस होता है जो कि कम से कम 1 घंटे तक होता है और ये कैफियत उसको पिछले 6 वीक्स से है। इसके अलावा उसके रिस्ट में मेटाकार्पोफेलेंजियल, प्रॉक्सिमल इंट्राफेलेंजियल जॉइंट्स में 6 वीक्स से स्वेलिंग है और कम से कम बॉडी के 3 जॉइंट्स जो हैं वो स्वेल्ड हैं। एंड जो स्वेलिंग है वो सिमेट्रिक है, यानी बायलैटरल है, राइट साइड पे है तो लेफ़्ट साइड पे भी है। इसके अलावा RF पॉजिटिव है एंड NT-CCP भी पॉजिटिव है। RF क्या होता है? RF इज़ रोमेटाइड फैक्टर, यानी ये एक एंटीबॉडी है जो बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ के ऊपर अटैक करती है। एंड NT-CCP स्टैंड्स फॉर एंटी साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज़। ये भी उन्हीं पेशेंट्स के अंदर उनके ब्लड लेवल्स में एलिवेटेड होती हैं जिनमें रोमेटाइड आर्थराइटिस हो, और ये इसका सबसे स्पेसिफिक टेस्ट भी होता है, सबसे स्पेसिफिक इंडिकेशन भी होती है फॉर रोमेटाइड आर्थराइटिस। देन CRP और ESR जो है वो इनके लेवल रेज्ड होते हैं। CRP मीन्स सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये वो सब्सटेंस है जो लिवर उस वक्त प्रोड्यूस करता है जब बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन होती है। और ESR मीन्स एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसमें
ट्यूब के अंदर इरिथ्रोसाइट कितनी जल्दी सेटल डाउन होते हैं उसको नोट किया जाता है। जितने फास्टर वो सेटल डाउन हो रहे हैं इट मीन्स कि बॉडी के अंदर उतनी तेज़ी से इन्फ्लेमेशन हो रही है। सो फॉलोइंग 6 में से 4 फीचर्स भी अगर पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हैं तो उसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट होता है? अगेन सिमेट्रिकल पेरिफेरल पॉलीआर्थराइटिस है। देन इसमें कॉमनली जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं बॉडी के वो इफेक्टेड होते हैं, जैसे हैंड्स, रिस्ट, सर्वाइकल स्पाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है, एल्बो, बट नीज और एंकल्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। हिप और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स आर ऑफन स्पेयर्ड, ये ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते। इसके अलावा जो जॉइंट्स इफेक्टेड हैं वहाँ पर पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग होगी, वार्मथ होगा, लॉस ऑफ मूवमेंट होगी उसी पेन और उसी स्वेलिंग की वजह से, एंड मसल एट्रोफी भी होगी कि जब उस एरिया को यूज़ नहीं करेगा पेशेंट पेन की वजह से, वहाँ मूवमेंट नहीं होगी तो मसल जो है वो एट्रोफाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे लॉस ऑफ मूवमेंट की वजह से। और दूसरा कुछ डिजीज़ की कंडीशन भी ऐसी होती है कि जिसमें मसल जो है वो एट्रोफी की तरफ जा रहे होते हैं। अब डिज़ीज़ जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे ये डिफ़ॉर्मिटी जॉइंट के अंदर कॉज करना स्टार्ट कर देती है। फॉलोइंग डिफ़ॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्टली स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी, जिसमें आप फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं, ये हैंड्स के जॉइंट में हो जाती है। अब इसमें फिंगर्स कैसे होती हैं कि आपका जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो फ्लेक्शन में चला जाता है एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट हाइपर एक्सटेंडेड होता है। सेकेंड इमेज जो है वो बटेनियर्स डिफ़ॉर्मिटी, इसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे आप देख सकते हैं कि फ्लेक्शन हुई हुई है और जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंडेड है। फिर अगर हम फुट में देखें तो क्लॉ टो डिफ़ॉर्मिटी होती है, यानी जो टोज़ हैं वो मिडल जॉइंट से डाउनवर्ड साइड पर बेंड कर जाता है, जो कि थर्ड इमेज में आप देख सकते हैं। हैंड्स में रिस्ट की रेडियल डेविएशन हो जाती है और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे अल्नर डेविएशन स्टार्ट हो जाती है। सो ये वो डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं जब जैसे जैसे डिज़ीज़ क्रॉनिक स्टेज में जाती है, प्रोग्रेस होती है, तो ये समटाइम्स चेंजेस जो हैं वो इरिवर्स। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स से मुराद ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि ये वो सिम्टम्स होते हैं जो बॉडी में कोई ना कोई इलनेस इंडिकेट कर रहे होते हैं, जिसमें फटीग है, फीवर एंड नाइट स्वेट्स हैं, वेट लॉस है, माइएल्जियास, मसल पेन्स हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, जो कि 70% ऑफ पेशेंट्स जिनमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उनकी स्लीप जो होती है वो डिस्टर्ब्ड होती है। सो दूसरे क्लिनिकल फीचर्स के साथ साथ ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में प्रेजेंट होंगे। देन आ जाते हैं सिस्टमिक सिम्टम्स, जो कि किसी ना किसी सिस्टम के साथ, ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि हमने बात की कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में अदर देन जॉइंट्स जो हैं वो बाकी बॉडी सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, यानी कि जो पेरिकार्डियम है, हार्ट को सराउंड करने वाली जो एक थिन टिश्यू है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। मायोकार्डाइटिस हो सकता है, यानी कि हार्ट के मसल्स जो हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फिब्रोसिस ऑफ लंग्स, यानी लंग्स की स्कारिंग हो सकती है, लंग्स थिक हो सकते हैं। ब्रोंकाइएक्टेसिस, जो ब्रोंकाई है उसकी वॉल थिक हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है इस कंडीशन की वजह से। देन प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि एक्सेसिव फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है प्लूरल कैविटी में जो लंग्स एंड चेस्ट वॉल के दरमियान होती है। कार्पल टनल सिंड्रोम, जो कि रिस्ट को बेसिकली इफेक्ट करता है, यहाँ पर रिस्ट से पास होने वाली जो मीडियल नर्व है वो कंप्रेस हो सकती है। आइज़ इफ़ेक्ट हो सकती है, ड्राई आइज़ की कंडीशन हो सकती है जिसको हम ज़ीरोफेथल्मिया कहते हैं। इसमें आइज़ इतनी ड्राई हो जाती हैं कि आइज़ जो है वो टेयर्स प्रोड्यूस नहीं करती। देन ड्राई माउथ हो सकता है जिसको हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। माउथ इतना ड्राई हो जाता है कि फर्दर जो है सलाइवा प्रोडक्शन नहीं होती। सो ये फ्यू सिस्टमिक सिम्टम्स हैं। अगर डिजीज़ क्रॉनिक हो जाती है तो वो दूसरे बॉडी सिस्टम्स को भी इफ़ेक्ट करने लगती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप कि आप लोगों को बेसिक्स समझ आ गई होंगी कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैनेजमेंट, इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह